हाँ, क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में 3 टॉपिक शायद बचे रह गए थे, है ना, जो मैं नहीं करा पाया था। एक रिलेशन एंड फंक्शंस था, उसमें से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और डिटर्मिनेंट था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कल हो गया था, ठीक है। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, 2 4 10 क्वेश्चन करेंगे, उतना सफिशियंट हो जाएगा रिलेशन फंक्शन के लिए, और उतने पर आई थिंक क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है। तो रिलेशन जनरली क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट है और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम निकाल लो। जैसे ये एक है x और एक है ये y, और इन दोनों का तुमने क्या किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते ही हो, जैसे ऐसे 1a, फिर उसके बाद 1b 1c, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनते चले जाते हैं, है ना। तो ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी x क्रॉस y इसको बोलते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट है ना, उसको किसी न किसी रिलेशन के अंदर डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, यानी इनके सबसेट को। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका अगर तुम सबसेट लोगे तो उसको किसी न किसी रिलेशन के अंदर डिफाइन कर सकते हो, बस इसी को रिलेशन बोलते हैं। फिलहाल इतना बहुत है, रिलेशन की तुमसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। हम लोग जो इंटर में पढ़ते हैं रिलेशंस, वो 3 टाइप के पढ़ते हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब किसी एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, यानी हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। जैसे x, x ये बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन से, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि एक सेट है A, ठीक है, और ये 1 2 3 है, इसके 3 एलिमेंट हो गए, कौन कौन से? 1 2 3। और कोई रिलेशन मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं A क्रॉस A में, ठीक है, या रिलेशन ऑन ए भी सीधे सीधे बोल सकता हूं। तो हर एलिमेंट का अपने आप से कनेक्शन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। जैसे 1 का 1 से कनेक्शन, यानी यहां 1 1 दिखना चाहिए, 2 2 दिखना चाहिए, 3 3 दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो फिर ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। यानी हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लो किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, तो उन पांचों एलिमेंट्स का अपने आप से रिलेशन होना जरूरी है, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोला जाएगा। मान लो मैं यहां पे 3 3 हटा देता, मान लो 3 3 ना होता, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंसीडर नहीं किया जा सकता। बोलो, बात समझ में आ गई? उसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर मैं पलट दूं, जैसे x का जो रिलेशन y से, सेम रिलेशन y x के साथ अगर शेयर कर रहा है, तो फिर वो सिमेट्रिक होगा। कंडीशन क्या है? अगर, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है उस रिलेशन से, तो फिर चेक करना पड़ेगा कि y x ये भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, वो उसको तुम क्या कहोगे? पहले से सिमेट्रिक मान लोगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी रिलेशन दिया हो उसको तुम सिमेट्रिक बोल दोगे। अगर तुम्हें एक्स वाई दिख जाता है तो फिर तुम चेक करना कि वहां पर वाई एक्स है या नहीं है। अगर वाई एक्स भी मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं एक रिलेशन दे देता हूं कि एक्स मतलब एक प्लेन में लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अब उस प्लेन में मान लिया तुम 2 लाइन लेते हो ए और बी, या L1 और L2 मान लो, तो जो रिलेशन L1 का L2 यानी L1 L2 ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये बिलोंग कर रहा है R से, तो L2 और L1 ये भी तो बिलोंग करेगा R से। बोलो हाँ या ना? तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। यानी जो रिलेशन ए का बी से है, सेम रिलेशन बी का ए के साथ होना चाहिए, तो उसको कैसा बोला जाएगा? एक सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन ये है कि इफ, अगर तुम्हें x, y और y, z ये दोनों दिख जाए r से बिलोंग करते हुए, तो तुम चेक करोगे कि x, z भी r से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहां पर भी जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब x, y और y, z तुम्हें दिखेगा, तब तुमको ये वाली कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज वो पहले से ट्रांजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप उसको पहले से ट्रांजिटिव मानकर चलोगे, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। कब चेक करने की जरूरत है? जब x, y और y, z दिखाई दे। जैसे अगर इसमें मैं बात करूं 1 2 3 को लेकर ही, तो अगर मान लो तुमको 1 2 दिख गया किसी भी रिलेशन में और 2 3 दिख गया, अगर ये दोनों दिखा तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि 1 और 1 3 भी है या नहीं है। इस केस में जब ये वहां पर पहले से होगा, तब चेक करना है कि 1 3 है कि नहीं है। अब अगर 1 3 है तो बहुत अच्छी बात है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन सपोज 1 2 हो, 2 3 वहां हो ही ना, इस केस में भी वो ट्रांजिटिव होगा पहले से।
बात समझ में आ रही? क्योंकि इफ वाली कंडीशन ही मीट नहीं करी तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कई बार तुमसे पूछ सकता है कि प्रूव करो रिलेशन को कि इक्विवेलेंस है। अगर ऐसा पूछा जाता है किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना होता है तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव भी है वो रिलेशन, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शन पे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है जनरली? देखो, रिलेशन, फंक्शन एक तरह का रिलेशन है जिसमें डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से मैच करना चाहिए, तो उसको फंक्शन बोलेंगे। अदरवाइज उस रिलेशन को सिंपल रिलेशन बोलेंगे, फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। मैंने जो बात बोली समझ में आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई सेट है तुम्हारा x और दूसरा सेट है तुम्हारा मान लो y, इसका एलिमेंट मान लिया है कोई, ठीक है, यहां पर मान लो इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पर a b c इस तरह से दिया हुआ है। मान लिया मैं 1 की मैपिंग a से कर देता हूं, 2 की b से कर देता हूं, 3 की c से मैपिंग कर देता हूं, 4 छूटा रह जाता है। इस तरह के केस में ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 छूटा रह गया। तो कंडीशन क्या है? ये इधर, अच्छा ये तो तुमको पता ही होगा भाई, ये डोमेन होता है ना, और ये तुम्हारा कोर डोमेन होता है। और जो जो मैपिंग कर जाते हैं, जो इमेजेस होती हैं, उसको हम लोग रेंज बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेंज बोल देते हैं। ये इतनी चीजें अगर तुम लोगों को बेसिक है, पहले से पता होगा, ऑलरेडी रिलेशन फंक्शन के एक लेक्चर में डिफाइन किया था। तो फंक्शन उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो जाएगा कि ये जो डोमेन तुमको दिखाई दे रहा है, इसका कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए, किसी ना किसी से जाकर मैपिंग कर रहा हो, तब वो फंक्शन बोला जाएगा। फंक्शन होंगे दो टाइप के, 1 1 और ऑन टू, जिनका दूसरा नाम 1 1 का होता है इंजेक्टिव। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि इंजेक्टिव प्रूव करो, या इंजेक्टिव है या नहीं है, कभी कभी पूछता है ये 1 1 है या नहीं है। कैसे प्रूव करना होता है ये आगे अभी हम लोग एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, वहां से देख लेंगे कि कैसे होता है। अब किसी भी फंक्शन के 1 1 होने का मतलब क्या है? 1 1 होने का मतलब यह है कि इसकी मैपिंग इसके किसी ना किसी एक से ही होनी चाहिए। यानी जो इमेज है ना, इमेज वो यूनिक होनी चाहिए। इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो उसको हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज उसको मेनी वन बोल देंगे। जैसे 1 की मैपिंग ए से हुई, यहां पर अगर 4 की भी मैपिंग मैं ए से जाकर करा दूं, मान लिया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? अब फंक्शन तो हो गया, क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट की मैपिंग किसी ना किसी से हो गई। लेकिन 1 और 4 की मैपिंग जाकर किससे हो गई? ए से हो गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेनी वन, यानी इधर मेनी है और इधर वन है। बात समझ में आ गई? अगर इमेज, ठीक है, ये 1 और 4 की इमेज क्या हो गई? सेम हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनी वन। तो 1 1 होने के लिए क्या जरूरी है? इसका आकर इसके किसी ना किसी एक से मैच करना चाहिए। ठीक है, यदि इसका एक एलिमेंट उसकी इमेज यहां आकर किसी एक से मैच करे। क्या ये बात समझ में आ गई? ऑन टू के लिए क्या देखो जरूरी है? ऑन टू के लिए जरूरी यह है कि जो कोड डोमेन दिखाई दे रहा है, इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से जाकर मैच करना चाहिए। ऑन टू होने के लिए इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से जाकर मैच करना चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेंज होगी ना, फंक्शन की रेंज, वो कोड डोमेन के बराबर हो जाएगी। यानी कोड डोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैच करेगा, छूटेगा नहीं। अगर कोड डोमेन और रेंज बराबर हो जाती है किसी फंक्शन के लिए, तो उस फंक्शन को हम ऑन टू बोल देते हैं या फिर सर्जेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, अब 1 1 प्रूव करने को अगर बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करना, पहले लेट कर लेना कि x1, x2 बिलोंग करता है जिससे भी, अगर मान लिया रियल नंबर दे रखा है, उस सच दैट fx1 जो फंक्शन दिया होगा fx2, ये मान लेना और फाइनली जाके प्रूव कर देना कि x1 और x2 बराबर है। यानी ये सपोज करके ये अगर प्रूव हो गया तो वो 1 1 बोला जाएगा, और अगर ये सपोज करके ये नहीं हुआ तो फिर वो 1 1 नहीं बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अभी हम लोग जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब इसको समझ लेंगे। और यहां पर ऑन टू के लिए क्या जरूरी है? तुम दिखा देना कि रेंज और कोड डोमेन बराबर हो रही है तो वो ऑन टू है। अगर रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं हुई तो फिर उसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक, दूसरा ऐसे भी दिखा सकते हैं कि तुम ये दिखा दो, जैसे ये जो y है ना, इसको x के टर्म में बदल लो। जैसे फंक्शन fx दिया होगा ना, मान लिया कोई फंक्शन दिया हुआ fx, तो तुम क्या कर लेना, लेट y इज इक्वल टू fx, और इसको सॉल्व करने के बाद x को इन टर्म्स ऑफ y बना लेना। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर लेना और फिर ये दिखा देना कि y की हर एक वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करता है, इसलिए फंक्शन कैसा है? सर्जेक्टिव है या फिर ऑन टू है। और बाकी बाइजेक्टिव समझ ही गए हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आई होप रिलेशन और फंक्शन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये पूछा है, प्रीवियस ईयर का, ये 2023 में पूछा है कि ए कितना दे रखा है यहां पर, लेट ए इज इक्वल टू 3,5, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तुमसे पूछता है कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाओ, यानी कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं ऑन सेट ए अगर ए इज इक्वल टू 3, 5 दे रखा है। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट या इन द गिवन सेट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देख लेते हैं इस सेट के पास कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, यानी कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई या नहीं? क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, ये तुम्हें क्या बताता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताता है। द फंक्शन f such that r goes to r defined as fx is equal to x cube। ये फंक्शन दे रखा है x क्यूब, यानी एक क्यूबिक फंक्शन दे रखा है, और कह रहा है ये क्या है, 1 1 है कि ऑन 2 है कि क्या है, रियल टू रियल जाना है। रियल टू रियल का मतलब समझते हो कि ये जो तुम्हारी डोमेन है ना, ये भी इसमें रियल नंबर है और ये है इसमें भी रियल नंबर है। r गोज टू r यानी इधर से इधर मुझे जाना है, इसमें दुनिया के सारे रियल नंबर तुम्हारे पास हैं, इसमें भी दुनिया के सारे रियल नंबर तुम्हारे पास हैं। अब तुम ये बताओ 1 1 तो होगा, 1 1 क्यों होगा? क्योंकि क्यूब सबका डिफरेंट ही होता है, क्यूब कभी भी मैच नहीं करता है। स्क्वायर में तो मैच हो जाता है, स्क्वायर में नहीं 1 फंक्शन हो जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता है। तो तुम सीधे सीधे बता सकते हो कि भाई ये फंक्शन मेरा 1 1 है। ऑन 2 इसलिए होगा क्योंकि हर रियल नंबर का यहां पर क्यूब रूट एग्जिस्ट करेगा। ऐसे समझो, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स क्यूब ही तो कर रहा हूं। बोलो, तो अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो क्या करूंगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स करूंगा। बोलो, अब इधर जितने भी नंबर हैं उन सब का अगर मैं इधर क्यूब रूट करूंगा तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू तो मुझे मिलेगी, यानी वो वैल्यू जो होगी वो रियल होगी कि नहीं होगी, भले इरेशनल हो। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूं यहां पर 2 होगा, भाई रियल नंबर है तो यहां 2 तुम्हें दिखाई देगा, 2 का क्यूब रूट यहां मिलना चाहिए। 2 का क्यूब रूट क्या होता है, ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन है तो भाई रियल ना, तो ये रियल नंबर वाली में हर एक वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? तो एक ऐसा हो जाएगा बोथ 1 1 एंड ऑन 2। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार तो सीधे सीधे इन्होंने ऐसे पूछा है, एक बार ऐसे पूछा है कि प्रूव करो। अगर तुमसे कह देता कि एक्स क्यूब को प्रूव करो तो तुम कैसे करते? तुम ऐसे करते कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि r टू r हमें जाना है, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। उसके बाद x क्यूब है तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, x1 बराबर x2 यहां से दिखा देते। अगर तुमको x1 बराबर x2 यहां दिखाने से दिक्कत होती है तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते, इसको ऐसे दिखा देते, ये बराबर 0 हो जाता, इसको इधर ले लेते, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता, तो ये हो जाता a माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है और सब प्लस हो रहा है, तो 0 आने के तो चांस है नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू ही 0 के बराबर होगी। x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर x2 हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैंने क्या बोला था कि x1 इज इक्वल टू fx2 मानना और उसके बाद x1 बराबर x2 प्रूव कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर प्रूव करने को आता तो तुम ऐसे करते, हालांकि प्रूव करने को नहीं आया है तो तुमको पता है कि ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो थर्ड, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f। ये एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम a टू b, f इज बेस्ट डिफाइंड एज। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, वन या कोई नहीं है। इंजेक्टिव याद रखना, इंजेक्टिव मतलब क्या है मेरा 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन 2 और बाइजेक्टिव मतलब दोनों। ठीक है, तो पहले इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। इंजेक्टिव की कंडीशन क्या है कि हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी मैपिंग जो होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए। देखो 1 की मैपिंग 4 से हुई, बहुत अच्छी बात है। 1 की मैपिंग किससे हुई, 4 से। 2 की मैपिंग किससे हुई, 5 से। 3 की किससे हुई, 6 से।
ठीक है, सबकी अलग अलग मैपिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इंजेक्टिव तो ये है, लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, क्योंकि मतलब हो भी सकता है, लेकिन पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये सर्जेक्टिव भी हो जाए। अगर ये सर्जेक्टिव भी हो गया तो ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन बाइजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। ये गलती ना करना कि इंजेक्टिव चेक करते ही इस ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ जाना कि अब मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो हमें ऑन टू के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि को डोमेन और रेंज बराबर होने चाहिए, मतलब को डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर को डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट गया तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाएगा। मुझे यहां साफ साफ 7 छूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी को डोमेन का एक एलिमेंट छूट गया, तो बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए हम लोग इंजेक्टिव आंसर दे सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, देखो द रिलेशन 1 2 3 4 x y z p इज डिफाइंड बाय 1x, ठीक है, 1 का हम लोगों ने किससे किया? x से। एक मिनट, ठीक है, 1 का हम लोगों ने x से मैपिंग कराई, बहुत अच्छी बात है। 2 की हम लोगों ने y से मैपिंग कराई, बहुत अच्छी बात है। 3 की हम लोगों ने z से मैपिंग करा दी, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन तो किधर से नहीं दिख रहा है, क्योंकि p यहां साफ साफ हमको छूटा दिखाई दे रहा है, और p जैसे ही छूटा तो ये ऑन टू नहीं रह जाएगा, क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, असर्शन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये गलत हो गई बात। उसके बाद आ जाओ रीजन पर। द फंक्शन f 1 2 3 x y z p सच दैट 1 की मैपिंग इन्होंने x से करी, देखो 1x, 2 की y से करी, बहुत अच्छी बात है, 3 की z से कर दी, बहुत अच्छी बात है। p छूट भी गया, कोई बात नहीं, 1 1 तो ये होगा ही, यानी ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, अ रिलेशन R is S 1 2 3 is defined as इतना इतना इतना, which element of R be removed to make R an equivalence relation? R को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए जरूरी चीज है वो है कि वो फंक्शन तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। हमको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी किसको हम हटा दें तो हमारा काम हो जाए। अब देखो इसके 3 एलिमेंट है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके हर एक एलिमेंट को अपने आप से तो मैपिंग होनी जरूरी है, वरना फिर नहीं होगा। यानी ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, 1 1 को होना ही होना है, 2 2 को होना ही होना है, 3 3 को होना ही होना है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो फिर इक्विवेलेंस का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये 1 2, इसको हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हेंस 1 2 मस्ट बी रिमूव्ड टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गई? 1 2 को हटा के किनारे कर दो, 1 1 2 2 3 3 बचेगा, रिफ्लेक्सिव ये हाई है और तुम्हारा सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तीनों चीजें हैं, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए इफ वाली कंडीशन होती है, इफ वाली कंडीशन होगी तभी हम चेक करते हैं, और इफ वाली कंडीशन ना भी हो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जब 1 1 2 2 3 3 इस तरह का रिलेशन होता है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है। Next, how many equivalence relation on the set disk containing 1 2 and 2 1 are there in all? अब देखो एक जब भी इस तरह से पूछेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, तो एक बात तो ये याद रखो कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यानी ये जो 1 2 3 दे रखा है, इसका जो A क्रॉस A होगा, इसके अंदर तो देखो सब मौजूद रहेंगे। बोलो अगर इसका तुम क्रॉस करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये वाला जो सेट होगा ना, ये वाला, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना ही होना है, एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है। दूसरा देखो जिसमें 1 2 और 2 1, देखो 1 2 2 1 इसमें आ रहा है, एक कंफर्म हो गया। एक और चेक करो जिसमें 1 2 2 1 हो, तो देखो 1 1 2 2 3 3। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो फंक्शन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन कंडीशन दी है कि 1 2 2 1 भी होना चाहिए। तो चलो भाई 1 2 को भी रख लो और 2 1 को भी रख लो। अब इस रिलेशन को जरा चेक करके देखो। ठीक है, 1 2 मिला,
यानी एक्स वाई मिला तो वाई एक्स भी चाहिए होगा हमको सिमेट्रिक करने के लिए, तो 1 2 मिला 2 1 मिल गया, मतलब सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता था, अगर मुझे 1 2 मिला और 2 1 मिला तो 1 1 होना चाहिए था, 1 1 तो यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बात खत्म हो गई। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। बात समझ में आ गई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। बना के दिखा देना दोनों रिलेशन, ठीक है, एक ये यूनिवर्सल वाला बनाना और एक ये वाला बताना, R1 R2 करके दिखा देना कि ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। 7, a relation R is defined on a set of real numbers R as R x y, x dot y is an irrational number, यानी दोनों का प्रोडक्ट है वो एक इरेशनल नंबर है। चेक करना है कि R रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो अब एक एक करके देखो, चेक करना है। तो सबसे पहले देखो ये जो रिलेशन R है ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और रियल नंबर में तुम्हारे रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। एक्स कॉमा वाई, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, कलर क्यों नहीं सही करता है भाई, एक मिनट। सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, देखो क्या है यार, ये व्हाइट कर रहा हूं तो देखो, एक तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए चाहिए, कोई नंबर उठाकर दिखा दो, देखो लेट कर लो, √2 √3 कुछ भी कर लो, x डॉट वाई रेशनल होना चाहिए। तुम कोई ऐसा दिखा दो जो इरेशनल ना हो। अब तुम जानते हो कि अगर तुम सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल आ जाएगा, जैसे √2 को करोगे रूट तो 2 आ जाएगा सिर्फ, √3 को करोगे तो 3 आ जाएगा, तो √3 तो इरेशनल है, लेकिन जो नंबर निकल कर आया 3 वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो ये वाली बात तो गलत हो गई, इसको तुम दिखा दो, लेट √2 बी अ रियल नंबर, बोलो है कि नहीं है, √2 रियल नंबर है कि नहीं है। अच्छा, √2 डॉट √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, विच इज अ रेशनल नंबर, हेंस √2 कॉमा √2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है ना, यानी सेम नंबर का जो पेयर है यानी अपने आप से मैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आ जाओ दूसरे के लिए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए तुम कोई भी दो इरेशनल नंबर उठा लो, ठीक है। अब अगर ऑर्डर बदल देंगे ना तो कम्यूटेटिव होता है, वैसे भी कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। एक्स डॉट वाई कैसा है, एन इरेशनल नंबर है। तो भाई तुम एक काम करो, कोई भी दो नंबर उठाओ और उनका प्रोडक्ट करो और बाद में उसको पलटो। दो नंबर उठाओ कोई भी, √2 एंड √3, दो नंबर ले लिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो √2 इंटू √3 करोगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अच्छा, √3 इंटू √2 करोगे तो भी कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये क्या है, इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल। तो जब इफ ये इसने बिलोंग किया, यानी इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और इसके रिजल्ट में क्या निकले कि y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। चलो अब क्या देख लो, लास्ट में एक चेक कर लो, कौन सा, ट्रांजिटिव चेक कर लो। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करो, तुम एक काम करो, रियल नंबर तुम ऐसे उठाओ। देखो जब भी क्या होता है कि जैसे अगर तुमने एक रियल नंबर लिया और एक तुमने कौन सा लिया, एक रियल नंबर लिया, सॉरी रियल तो सारे हैं, एक रेशनल लिया, एक इरेशनल लिया, और एक और जो है तुम क्या ले लो, रेशनल ले लो, ठीक है। जैसे √2 ले लो
देखो एक काम करो, यहां से नंबर उठाओ तुम 2, यहां से उठाओ तुम √3 और यहां से उठाओ तुम 3, ठीक है। 2 √3 एंड 3 आर रियल नंबर्स। अब क्यों वो कर रहा है, आर रियल नंबर्स, ठीक है। चलो अब देखो तुम, ये जो 2 कॉमा √3 है ना, यानी 2 इंटू √3 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 √3 इरेशनल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। √3 इंटू 3 करो, 3 √3, कैसा है ये, इरेशनल। लेकिन जब तुम 2,3 करोगे तो आ जाएगा 6, ये कैसा है, रेशनल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। हमने दिखा दिया क्या कि x कॉमा वाई एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बट y कॉमा एक्स नहीं, y कॉमा जेड, but x comma z does not belong to R, hence this function, this relation is not transitive। बोलो क्या बात समझ में आ गई कि नहीं, बस यही हमको चेक करना था। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ये हम लोगों ने क्या चेक किया था, हाँ रिफ्लेक्सिव, ठीक। चलो नोट कर लो इसको, 2023 में आया है और शायद 5 नंबर में आया है। So that function f such that r goes to r defined as fx is both 1 1 and on 2, यानी इसको 1 1 भी प्रूव करना है और on 2 भी प्रूव करना है, दोनों काम करना है। 1 1 और on 2 के लिए देखो यहां पर for 1 1 कैसे करेंगे, इसको तुम्हें क्या करना है, let x1 x2 belongs to r, ये डोमेन है और वो तुम्हारा r को डोमेन है, ठीक है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये काम करना। चलो पुट करो वहां पर, ये हो जाएगा 5x1 माइनस 3/4, यहां हो जाएगा 5x2 माइनस 3/4, ये कट के किनारे हो जाएगा 5x1 माइनस 3, 5x2 माइनस 3, माइनस थ्री भी कट गया, 5x1 5x2, 5 5 भी कट गया, x1 बराबर x2। जब ये लेट करें और ये रिजल्ट आ जाए x1 इज इक्वल टू x2, तो हम क्या कहते हैं, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब उसके बाद हमें क्या करना है, ऑन टू करना है। फॉर ऑन टू, इसमें क्या करना है, ऑन टू करने के लिए तुम एक काम करो, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर दो, ठीक है। लेट y बी एन एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन समझ रहे हो ना, यानी इधर से, जैसे ये बनाया मैंने और ये बनाया, ठीक है। यहां से मैंने कोई टर्म उठाया है y, इस वाले में से y बराबर मैंने क्या लिखा है, एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स ऐसे लिख लेना। अब इसको एक काम करना, यहां से x निकाल लेना, तो देखो 4 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 4y, ये हो जाएगा 5x माइनस 3। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4y माइनस 3, सॉरी प्लस 3 क्योंकि इधर जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4y प्लस 3 बाई एक्स। यार क्या ये बात समझ में आ गई। अब यहां से ये चेक करना है, क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है, क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x ना मिलता हो। तो भाई y की कोई भी यहां रियल वैल्यू रख दो, यहां पर कोई ना कोई रियल वैल्यू आनी ही आनी है। कुछ भी रख दो, 0 रख दो, 1 रखो, -1 रखो, फ्रैक्शन रखो, डेसिमल रखो, कुछ रखो, यानी y की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करता हो। बात समझ में आ गई। तो क्या लिख दोगे, फॉर ईच वैल्यू of y belongs to R, there exists x, hence
दिस फंक्शन इज ऑन टू। बोलो क्या बात समझ में आई, कैसे प्रूव करना है? ठीक है, इस तरीके से हम लोग वन वन और ऑन टू को प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। कम टू द नेक्स्ट वन। देखो उसी तरह का ये कुछ क्वेश्चन है। f is such that r माइनस इतना इतना r be a function defined as इतना 1 1 और ऑन टू। उसी तरह से मुझे ये काम करना पड़ेगा। चलो इस बार देखो डोमेन, मेरा डोमेन को डोमेन समझ रहे हो ना? ये जो मेरा डोमेन है ना, ये है r माइनस माइनस 4/3। ठीक है, ये मेरा, और ये मेरा क्या है, रियल नंबर। ये मेरा है कोडोमेन। बोलो बात समझ में आ रही है? ये मेरा फंक्शन है। ठीक, क्या ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? चलो अब समझो यहां पर क्वेश्चन को करना कैसे। फॉर 1 1 1 1 के लिए अभी जैसे बताया वही काम पूरा का पूरा तुमको रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू। अब चूंकि 1 1 के लिए जो वैल्यू लिया है ये किससे, डोमेन से बिलोंग कर रही है, और डोमेन ये दे रखा है तो बिलोंग किससे कर रहा है, r माइनस। ठीक है, ये x1 x2 इससे बिलोंग कर रही हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी तरह से तो अभी लास्ट क्वेश्चन को प्रूव किया, बस बिल्कुल वही पैटर्न करना है। तो अब ये x1 x2 वहां पुट करो, पहले x1 पुट करो, तो 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4। यहां पर क्या हो जाएगा, 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। इसको करना पड़ेगा तुम्हें सॉल्व। चलो ठीक है, सबसे पहले ये 4 और ये 4 कट के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनटू में रखा हुआ है। अब ये करेगा इससे इनटू, इधर जाकर इनटू होगा तो x1 3x2 में इनटू करेगा तो 3x1 x2 हो जाएगा। x1 जब 4 में इनटू करेगा तो 4x1 हो जाएगा। इधर से जब जाएगा तो 3x1 x2 से इनटू करेगा तो 3x1 इंटू x2 हो जाएगा, और 4x2 से इनटू करेगा तो प्लस 4x2 हो जाएगा। 3x1 x2 इधर भी है, 3x1 x2 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें मिलेगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2। यहां पर 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा x1 बराबर x2। अभी बताया था कि जब fx1 बराबर fx2 मानना और उससे ये रिजल्ट डिराइव कर लेना, तो बता देना कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, सॉरी 1 1 है। हेंस दिस फंक्शन इज 1 1। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ किसके लिए, ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ऑन टू, इसके लिए क्या करना है, अभी क्या बताया था मैंने? इसके लिए क्या करना है कि इस फंक्शन को क्या करना है, सबसे पहले लेट y, और y किससे बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। लेट y बिलोंग्स टू r। ठीक है, और y बराबर कितना हो जाएगा, ये रख देना 4x, यानी इस वैल्यू को y के बराबर रखना और फिर इसको किस में बदल देना, x के टर्म में बदल देना। चलो देखते हैं, ये जाके इंटू कराओ, 3xy प्लस 4y बराबर कितना हो गया, 4x हो गया। मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, इसको इधर भेजो। 4x माइनस 3xy बराबर 4y। यहां से x को ले लो कॉमन, 4 माइनस 3y बराबर 4y। x बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब तुम यहां पर ये बताओ कि अगर मैं यहां पर एक वैल्यू दिक्कत करेगी, कौन सी, 4 माइनस 3y अगर 0 के बराबर हो गया तो ये इसको नॉट डिफाइंड कर देगा x को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, मतलब अगर ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी इफ 4 माइनस 3y बराबर 0, अगर मान लो कि ये 0 हो जाए, 4 बराबर 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। अगर y बराबर 4/3 हुआ तो उसके लिए x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी अगर इसमें से तुमने जैसे ही 4/3 तुम लोगे, इसमें से भाई जब ये रियल नंबर है, बात को समझना अच्छे से, ये रियल नंबर है तो इसमें कहीं ना कहीं 4/3 तुमको दिखाई देगा, हाँ या ना? जैसे ही 4/3 y के लिए रखोगे, तुमको इधर x में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन ये है कि 4/3 को यहां से हम नहीं उठा सकते हैं, 4/3 को यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब चूंकि
4/3 को नहीं यूज कर सकते हैं, इसका मतलब जो कोडोमेन है उसका एक एलिमेंट छूट गया। जैसे ही कोडोमेन का एक एलिमेंट छूटा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब यहां पर क्या लिखोगे, फॉर y इज इक्वल टू 4/3 देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू इन देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू इन कहां, इसमें, ठीक है, यानी इसमें इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने, क्या दिखाया? या फिर लिख दो कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को कोई दिक्कत लग रही है? नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट देखो, अ फंक्शन एफ, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, -4 से 4 गोज टू 0 to 4, यानी -4 to 4। देखो यहां पर मैं डोमेन और कोडोमेन बार बार तुम लोगों के लिए बना दे रहा हूं। यहां पर जो नंबर आ रहा है वो -4 से लेकर 4 तक सारे नंबर हैं, ये तुम्हारी डोमेन है। और यहां पर 0 से लेकर 4 तक सारे के सारे नंबर है, ठीक है। और ये फंक्शन कौन सा यहां पे काम कर रहा है, √16 - x² काम कर रहा है। शो दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट 1 1। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर 1 1 1 1 के लिए अभी जैसे हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग, एक मिनट, इसको ब्रैकेट में मत रखना, अगर मैंने कहीं रखा भी होगा तो ध्यान रखना, क्योंकि x1 x2 ऑर्डर्ड पेयर नहीं, मैं अलग अलग नंबर ले रहा हूं। x1, x2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन मेरा कितना है, -4 से 4। x1 x2 इससे बिलोंग कर रहा है, सच दैट fx1 बराबर fx2। पुट कर दो, √16 - x1² हो जाएगा, √16 - x2² हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, कट के किनारे हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट 16 16 कट के किनारे हो गया, -x1² - x2², ये भी कट के किनारे हो गया, x1² बराबर x2²। बात समझ में आ रही है? ये इधर लेकर चले आओ, तो x1² - x2² बराबर 0 हो गया। यहां से रिजल्ट क्या निकला, a² - b², यानी x1 + x2 भी हो सकता है, सॉरी x1 + x2 इंटू x1 - x2 बराबर 0, यानी a² - b², a + b इंटू a - b इज इक्वल टू 0, a + b इंटू a - b, यही तो होगा, इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है कि x1 + x2 0 के बराबर हो, तो x1 बराबर किसके आ जाए, -x2 के। और ऐसा भी हो सकता है कि x1 - x2 0 के बराबर हो, तो x1 बराबर x2 आ सकता है, ठीक है। तो अब ये और ये दोनों कंडीशन हो गई ना, तो ये 1 1 तो हुआ नहीं। अगर सिर्फ ये कंडीशन होती तो हम कहते ये 1 1 है, हेंस दिस इज नॉट 1 1। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अब फॉर ऑन टू, चलो भाई ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले एक y उठाओ जो कि बिलोंग करता है तुम्हारे उस रेंज से, यानी 0 to 4 कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, और y को किसके बराबर रखो, fx के, यानी √16 - x², ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायरिंग, मुझे x के टर्म में बदलना है, यानी x को y के टर्म में लिखना है, इधर स्क्वायर कर दो, तो इधर 16 - x² हो जाएगा। x² को इधर ले आओ, y² को इधर ले आओ, तो 16 - y² हो जाएगा। x² बराबर √16 - y² हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तुम देखो, कोई भी वैल्यू 0 से लेकर 4 तक के लिए तुम उठाओगे तो यहां पर उसका आंसर तुमको मिलेगा, देख चेक करके देख सकते हो बस। अब तुम यहां क्या लिख देना, और वैसे भी तुमको प्रूव करना था कि ये ऑन टू फंक्शन है। जब पता है पहले से ऑन टू फंक्शन है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे लिख देना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू 0 से 4
देयर एग्जिस्ट एग्जिट कहा मैं बोल रहा हूं, एग्जिट्स x belongs to -4 to 4. Hence, this function is on. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया है क्वेश्चन? चलो हटाते हैं इसको. इफ n denotes the set of all natural numbers, इसको अभी बाद में देखते हैं, अगर टाइम मिला तो. फर्जी टेंशन देगा. 12 देखो, शो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय एफ एक्स. अब ये देखो मॉड वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी शायद ये दे रखा है ना. करना क्या है देखो, सिंपली वही 1 1 और ऑन टू वाला खेल है. अब कैसे करेंगे, यहां पर एक चीज देखो ध्यान दो, इसको डिफाइन करने का दो तरीका है. जब भी मॉड लगा होता है हम लोग वैसे करते हैं, तुमको पता ही होगा. x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x दे रखा है. इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग. एक तो होगा x अपॉन 1 प्लस एक्स जब x 0 के बराबर या बड़ा होगा, और एक आंसर होगा x अपॉन 1 माइनस एक्स जब x 0 से छोटा होगा. क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ये दो तरह से किया जा सकता है. तो इसको हमें केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, एक इस केस को अलग और इस केस को अलग. सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा, केस 1. केस 1 में क्या कहते हैं, व्हेन ये जो x है ना, ये जब 0 से बड़ा है तब हम देख लेते हैं. तब मेरा फंक्शन देखो किसकी तरह काम करेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स की तरह काम करेगा. ठीक है. अब वही fx1 ये तो हम लोगों ने वो बना लिया, एक मिनट, केस 1 बनाया हम लोगों ने. चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर 1 1 1 1 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वही x1 x2 उठाएंगे जो इसमें बिलोंग करेगा. लेट और x1 x2 बिलोंग किससे कर रहा है, इस R से बिलोंग कर रहा है. डोमेन से ही तो बिलोंग करेगा. अब इस केस में हमने 0 से बड़ा तो इसमें पुट करेंगे, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2, इंटू कराओ x1 1 जा x1, x1 इंटू x2, इधर इंटू कराओ x2 1 जा x2 प्लस x1 x2, x1 x2 x1 x2 कट गया, x1 बराबर x2. बताया था कि जब ये मानोगे ये आ जाएगा तो तुरंत क्या कह देना, हेंस दिस फंक्शन इज 1 1. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, अब क्या करेंगे, फॉर ऑन टू, यहीं से चेक कर लेते हैं हम लोग, इसको भी इसी केस को निपटा लेते हैं पहले. फॉर ऑन टू, ऑन टू होने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y मानेंगे. लेट y बिलोंग किससे कर रहा है, देखो ये इसके बीच की सारी वैल्यूज के लिए, यानी y बिलोंग्स टू -1 to 1, इसमें बिलोंग कर रहा है. ठीक है. तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक. अब क्या करेंगे, देखो x को y के टर्म में बदलेंगे तो y 1 जा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x. इसको उधर लेकर जाओ, x माइनस एक्स वाई बराबर y. x लोगे कॉमन तो 1 माइनस वाई बराबर y. x बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई. क्या ये बात समझ में आई? ठीक है. ये सही से दिखाई नहीं देगा, रुक जाओ भाई, नहीं समझ में आएगा. ठीक है, ये हो गया. x बराबर क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई. अब देखो यहां पर तुम y की कोई भी वैल्यू ले लो. देखो एक ले नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, एक से अंदर ही रहना है, क्योंकि अगर एक लेते तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता, तो वो दिक्कत अपने पास है नहीं. अब इसके बीच की तुम कोई भी वैल्यू लोगे, इधर तुमको रियल नंबर ही मिलेगा जो कि तुम्हारा डोमेन है. तो अब क्या लिख दोगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू -1 से 1,
देयर एग्जिस्ट x such that x is equal to y upon 1 minus y, hence this function is onto। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह से हम लोग केस 1 जिस तरह से बना के सॉल्व किया है, सिमिलरली केस 2 के लिए तुम लोग सॉल्व कर दोगे। सिमिलरली फॉर केस 2, ठीक है, व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। और उसमें क्या कर देना, जहां जहां पर देखो 1 प्लस x1 है, वहां वहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1 आ जाएगा, सिमिलर पैटर्न पे जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। और तुम दिखा देना कि 1 1 और ऑन टू जो भी है। क्या क्वेश्चन नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम दिख रही है किसी को? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब 5-5 नंबर में पूछे गए रिसेंटली, इसलिए इसको मैंने कराया है। चांसेस भी हैं कि इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से दिखना चाहिए। यहां पर आ जाओ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नीदर 1 1 और ऑन टू। भाई जब प्रूव करना होता है तो आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है, क्योंकि पहले ही बता दे रहा है कि ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, तो चलो 13 भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करना होगा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि डोमेन मेरा रियल नंबर है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, नहीं x1 स्क्वायर नहीं है, x है सिर्फ ऊपर, तो x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस 1, इंटू कराओ, इससे इंटू हो जाएगा, तो x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1, ये इधर जाएगा तो x1 स्क्वायर इंटू x2 हो जाएगा और प्लस x2 हो जाएगा। सबको उठा लाओ तुम एक तरफ, x1 कॉमा x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इंटू x2 प्लस x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें से देखो, इन दोनों में से देखो x1 x2 हो जाएगा कॉमन, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो x1 कॉमा x2 को अगर कॉमन ले लो तो यहां पर x2 बच जाएगा, क्योंकि x2 का स्क्वायर था, यहां पर x1 का स्क्वायर था, तो x1 बच जाएगा। अब देखो यहां पर भी मैं x2 माइनस x1 कर लूं, उसके लिए -1 कॉमन ले लेना, बस x2 माइनस x1 यहां से भी मिल जाएगा। अब यहां से तुम्हें मिलेगा क्या, x2 माइनस x1, और यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, x1 x2 माइनस 1, ये बराबर 0 कर दिया। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो अगर हम x2 माइनस x1 को 0 के बराबर रखें तो x1 तो बराबर x2 मिल गया, यानी ये बात हो गई। अच्छा, बट इसको भी तो 0 के बराबर एक बार रखेंगे, तो x1 तो x1 डॉट x2 बराबर हो जाएगा 1, तो x1 बराबर हो जाएगा 1/x2, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मुझे 1 1 के लिए क्या चाहिए था, सिर्फ ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। ठीक है, हेंस this function is not 1 1। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब आ जाते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया, अब वाई लो और ये बताओ कि किससे बिलोंग कर रहा है भाई, ये वाला डोमेन यानी R से बिलोंग कर रहा है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कराओ, देखो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर x, x को इधर ले आओ, y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा बराबर 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कौन सा बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे 10th में, जिसको श्रीधर फॉर्मूला बोलते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते थे, ठीक है, वो यहां पर लगा दो। तो x बराबर हम क्या लिख सकते थे, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये होता था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो यही होता था कि नहीं, यही यहां पर यूज कर लो। तो -b का मतलब -1 यानी x के साथी को b बोलते थे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या, -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है y और c की वैल्यू भी कितनी है y, तो y इंटू वाई कितना हो गया y स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 2a यानी 2y। तो x बराबर कितना हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1 माइनस 4y स्क्वायर जो है, ये y अपनी जगह पे कोई भी रियल नंबर ले सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकता है, तो ये वैल्यू निगेटिव भी तो हो सकती है, और अगर निगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर चली गई तो उसका तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन x हमेशा तुम्हारे लिए क्या है, एक रियल नंबर है, इमेजिनरी तो है नहीं, ठीक है। तो जब इमेजिनरी नंबर तुम्हारे पास है ही नहीं, तो ये जाके मैच किससे करेगा, यानी कई नंबर छूटे रह जाएंगे, ठीक है। तो बात खत्म हो गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तुम एक वैल्यू रख के भी दिखा सकते हो, जैसे y को तुम 1 रख के दिखा दो कि अगर मैं y को 1 लूंगा तो ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो x में मिलेगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। या फिर ऐसे लिख के दिखा दो, ठीक है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ y x विल बी एन इमेजिनरी नंबर, या इमेजिनरी नहीं कॉम्प्लेक्स लिखो, तुम लोग तो 12th में हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो गया इसका मतलब रियल तो रह नहीं जाएगा। अब जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, हेंस कोई ना कोई की मैपिंग रह जाएगी ना, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, x कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता क्योंकि x कैसा है, रियल गोज टू रियल, यानी डोमेन भी रियल है, वो भी रियल है, तो हो ही नहीं सकता, तो कैसे हो जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए ना, तो y छूटा रह जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं। तो रिलेशन फंक्शन में देखो बेसिक अगर आइडिया है, एनसीईआरटी का तुमने कवर कर रखा होगा, ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, स्पेशली 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने कवर किए। मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइप का क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो अगर तुमने एनसीईआरटी कर लिया है, थोड़ा सा रिवीजन इतना कर लिया, ये एक वन शॉट रिवीजन टाइप का था जिसमें तुम 1-1 प्रूव कर सको, ऑन टू प्रूव कर सको, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सको, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सको, तो ये एक बेसिक आइडिया तुमको लग गया होगा कि कैसे हमको करना है, ठीक है। तो एक टॉपिक और बचा जो मैंने प्रीवियस ईयर की सीरीज में नहीं कवर किया था, वो है डिटर्मिनेंट। उसको भी अभी टाइम निकाल के कर दूंगा, कल दिन से पहले पहले उसको देख लेना और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स आई होप तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले पहले ही सीरीज से कवर कर रखे थे। इन केस अभी भी कोई टॉपिक तुमको लगता है जिसपे तुमको जरूरत है कि कल मुझे उस पर भी गाइड करना चाहिए, तो बता सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं मिलता हूं डिटर्मिनेंट्स की वीडियो के साथ, बस उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, फिर तो परसों तुमको पेपर ही देना है। अब जितनी मेहनत करनी थी कर चुके हो, एक रात तुम्हारे पास और है, एक नहीं 2 रात है तुम्हारे पास, 1 दिन है, तो ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लो। कोशिश ये करो कि जो फॉर्मूला है ना वो अच्छे से आप रिवाइज करो, क्योंकि अब काम इस पे होना चाहिए कि जो तुम्हें आता है वो वहां जाकर ना छोड़ो। नया टॉपिक अब मत पढ़ना, आज रात और कल में जितना तुम्हें आता है वो अच्छे से रिवाइज करना। इन केस एक आध चैप्टर छूटे रह गए हो और कोई बहुत ज्यादा वेटेज ना हो, जैसे रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ, अगर तुमने बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया, नहीं समझ में आ रहा है, नया है, तो भाई छोड़ दो, मैं नहीं कहता हूं कि तुम करो, लेकिन जितना तुम्हें आता है ना, अब टाइम सिर्फ बचा है उसको अच्छे से रिवाइज करने का, तो उसको ढंग से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार फॉर्मूला देखो, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं एक बार देखूंगा, बता दूंगा, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, जिस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलो फिर इसको यहीं खत्म करते हैं, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो।